हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारे विजय बैच के इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं और अपने सभी टॉपिक को टाइमली कवर कर रहे हैं। दोस्तों, 1 पीएम पर आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, 4 पीएम पर आप पढ़ते हैं मैथ्स, 7 पीएम पर इंग्लिश, 11 पीएम पर इकोनॉमिक्स, 12 पीएम पर दोस्तों आप लोग पढ़ते हैं हिंदी और शाम को ठीक 5 बजे आप विवेक यानी कि मेरे साथ पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। दोस्तों, फ्राइडे को आप लोगों का ज्योग्राफी की क्लास होती है, तो आइए जरा देख लेते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत में कृषि, भू उपयोग, ऋतुएं तथा अनाज। ये आज का टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग भारत में कृषि से जुड़ी हुई कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इसका विवरण जानेंगे। और दोस्तों, आज का ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारे किस चैप्टर का है? हमारे चैप्टर का नाम है भू संसाधन तथा कृषि। तो हमारे ज्योग्राफी के भू संसाधन तथा कृषि चैप्टर का ये टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ पाए और उन्हें भी हमारे इस फ्री बैच का फायदा मिल पाए और 12th क्लास में आप सबकी विजय बिल्कुल पक्की हो। दोस्तों, आपको मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ विवेक तिवारी एंड आई एम सिविल सर्विस एस्पिरेंट एंड आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस इन एडिटोरियल इंडस्ट्री एंड टीचिंग सेक्टर। सो फ्रेंड्स, लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन। आप लोग अपने दिमाग की बत्ती बिल्कुल जला लीजिए ताकि इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ पाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सबसे पहले बात करनी है हमें भारत में ऋतुओं की। दोस्तों, आप जानते हैं भारत देश की 50% से ज्यादा आबादी ऐसी है जो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। यानी कि 50% से ज्यादा आबादी ऐसी है जो कृषि से ही अपना रोजगार प्राप्त करती है और इसलिए कृषि का हमारे देश में बहुत अधिक महत्व है। चाहे वह आर्थिक महत्व हो या हमारे देश की इतनी विशाल आबादी के लिए पोषण उपलब्ध कराना हो और या फिर हमारे देश के आधे से अधिक लोगों के लिए रोजगार का सर्वप्रमुख साधन हो। इन सभी मायनों में कृषि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत की विविधतापूर्ण जलवायु को देखते हुए भारत में अनेक प्रकार की, अनेक किस्म की फसलें उगाई जा सकती हैं। विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों में जो फसलें उगाई जाती हैं उनमें से अधिकांश भाग भारत में भी उपजाया जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि भारत की मौसमी दशाएं। दोस्तों, भारत में समुद्र तटीय क्षेत्र भी है जहां पर मैंग्रोव से जुड़ी हुई फसलें हो जाती हैं। हमारे पास पठारी क्षेत्र भी है, रेतीला क्षेत्र भी है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वर्षावन है, दलदली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। कहने का आशय ये है कि भौगोलिक विविधता के कारण भारत में लगभग हर किस्म की फसल उगाई जा सकती है और इसके साथ ही भारत के बड़े भूभाग में लगभग सभी किस्मों की फसलें अलग अलग ऋतुओं में उगाई जाती हैं। दोस्तों, हमारे कृषि से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत में कृषि क्षेत्र का एक विशाल भाग अभी ऐसा है जो सिंचाई के लिए वर्षा के जल पर निर्भर रहता है और इसलिए मानसूनी वर्षा भारत की कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हो जाती है। अब दोस्तों, इन सभी मुद्दों के साथ हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत में कितने फसलीय ऋतुएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों, भारत में खरीफ, रबी एवं जायद, ये 3 फसलीय ऋतुएं पाई जाती हैं। यानी 3 प्रकार की फसलें हमारे देश में उगाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। इनमें अगर हम खरीफ की बात करें तो खरीफ की फसल जून और जुलाई के महीने में बोई जाती है जबकि अक्टूबर और नवंबर के महीने में काटी जाती है। अगर हम रबी की फसल की बात करें तो नवंबर और दिसंबर के महीने में यह फसल बोई जाती है जबकि मार्च और अप्रैल के महीने में यह फसल काटी जाती है। अब इसके बाद 2 महीने बचे, मई और जून। इन 2 महीनों में हमारे देश में जायद की फसल उगाई जाती है। दोस्तों, जायद की फसलों में यदि हम बात करें तो इनमें मुख्य रूप से खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज या मूंग ऐसी कुछ फसलें ही उगाई जा सकती हैं जिनकी अवधि बहुत कम होती है। ये हो गई हमारी 3 प्रमुख ऋतुएं। दोस्तों, खरीफ की फसल मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से संबंधित है। क्योंकि दोस्तों, जिस अवधि में यानी कि जून और जुलाई के महीने में जब खरीफ की फसल बोई जाती है उस समय भारत में मानसून का आगमन होता है। अगर हम इसको मैप में समझें
इस प्रकार से। तो दोस्तों जून और जुलाई के महीने में ही इस तरह से मानसून भारत में प्रवेश करता है और इसलिए कहा गया है कि खरीफ की फसल मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से संबंधित होती है। दोस्तों ये है दक्षिण दिशा और ये है पश्चिम दिशा। तो इस प्रकार से यहां से आने वाली जो मानसूनी पवनें हैं और इन मानसूनी पवनों से होने वाली वर्षा खरीफ की फसल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। खरीफ की फसल में चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा इत्यादि फसलें बोई जाती हैं। इसके आगे दोस्तों अगर हम रबी की फसल की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर के महीनों में बोई जाती है और शरद ऋतु में प्रारंभ होते ही यानी कि मार्च और अप्रैल में यह समाप्त हो जाती है या इन फसलों को काट लिया जाता है। और दोस्तों रबी की फसल में कौन कौन सी मुख्य फसलें शामिल हैं, आइए जरा देखते हैं कौन कौन सी खाद्यान्न उपजाए जाते हैं। गेहूं, चना तथा सरसों, ये तीन ऐसे प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं जो रबी के अंतर्गत उपजाए जाते हैं। इसके अलावा आप इसमें गन्ने को भी शामिल कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जायद एक अल्पावधि ग्रीष्म ऋतु की फसल है जो अल्प अवधि में उपजाया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में यह फसल उगती है और इसलिए इसे अल्प अवधि वाले ग्रीष्म ऋतु की फसल कहा जाता है। इसमें दोस्तों क्या शामिल होते हैं, इसमें शामिल होता है तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, चारा और इसके अलावा मैंने आपको मूंग की दाल बताई थी, वह भी इस ऋतु में उपजाई जाती है। दोस्तों यह चारे का भी बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि जो गर्मी की ऋतु होती है इस समय पशुओं के लिए आहार की मात्रा भी कम हो जाती है, क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से घास इत्यादि हैं वे जल की कमी की वजह से नहीं उग पाती है, इसलिए चारे की फसल भी इसी अवधि में प्रमुखता से उगाई जाती है। दोस्तों देश की सिंचित भूमियों पर प्रतिवर्ष लगभग 3 फसलें प्राप्त होती हैं। देश के जितना भी सिंचित भूमि है यानी अब यहाँ सिंचित भूमि का आशय है कि वर्षा के जल से अतिरिक्त जहां पर सिंचाई की सुविधाएं हैं, यानी कहीं पर नहरों के द्वारा तो कहीं पर नलकूप के द्वारा सिंचाई होती होगी या कहीं पर तालाब के द्वारा, तो जहां पर वर्ष भर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है और उन्हें वर्षा पर निर्भर नहीं रहता सिंचाई के लिए, वहां पर 3 फसलें एक वर्ष में प्राप्त की जा सकती हैं। आगे दोस्तों जैसा कि मैंने बताया वर्षा भी हमारे देश की कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश का एक बड़ा भूभाग अभी भी ऐसा है जो सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहता है, इसलिए वर्षा की यहाँ का महत्व भारत में बढ़ जाता है। और दोस्तों भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी इसी आधार पर कहा जाता है कि यानी मानसून जैसा रहेगा हमारे देश में कृषि भी वैसी ही होगी। दोस्तों आर्द्रता की मात्रा के आधार पर कृषि को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। देश में आर्द्रता की मात्रा कैसी है, यानी कहां पर आर्द्रता अधिक है कहां कम है। अब जो दोस्तों यह बात भी स्पष्ट है कि जिस क्षेत्र में आर्द्रता अधिक होगी वहां पर वर्षा की मात्रा भी अधिक होगी, जबकि जिस क्षेत्र में आर्द्रता कम होगी वहां पर वर्षा की मात्रा भी कम होगी। तो जैसा कि बताया गया है कि आर्द्रता की मात्रा के आधार पर कृषि को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। इनमें से एक है शुष्क भूमि कृषि जबकि दूसरा है आर्द्र भूमि कृषि। तो ये कृषि के 2 रूप हैं। शुष्क भूमि कृषि यानी जहां पर वर्षा की मात्रा कुछ कम होती है, ऐसी धारणा है कि 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि 100 से 200 या 200 से अधिक सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को हम लोग आर्द्र कृषि भूमि कृषि के क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो ये 2 विभाजन है इसका। अब दोस्तों शुष्क भूमि कृषि उन स्थानों पर प्रचलित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। और ऐसी जगहों पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है दोस्तों, जो शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र हैं यहाँ पर मुख्य रूप से मोटे अनाज उगाए जाते हैं। और कौन कौन से हैं दोस्तों, रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार इत्यादि। ये ऐसी फसलें हैं जो 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है, यानी कि शुष्क क्षेत्रों में। अगला है आर्द्र भूमि कृषि, जहां पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है
और जैसा कि मैंने बताया सामान्यतः कितनी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर। वहां पर आर्द्र भूमि कृषि की फसलें उगाई जाती हैं। अभी दोस्तों आर्द्र भूमि कृषि की फसलें कौन कौन सी हैं, आइए देखें। ये फसलें हैं चावल, जूट, गन्ना इत्यादि। ये फसलें वहां उगाई जाती हैं जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती है। दोस्तों आप लोग हमारे मल्टीपल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो हमारे मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट, लिंक और ढेर सारी इंफॉर्मेशन पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध कराई जाती है। तो अगर अभी तक आप लोग हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप हमारे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़िए, ताकि हम आपको अपडेट रख सके आगे के लिए। दोस्तों अब लोग यहाँ पर बात करेंगे खाद्यान्न फसलों के विषय में कि कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं और इनका क्या प्रतिशत है, यानी कितने क्षेत्र में ये फसलें उगाई जाती हैं। तो दोस्तों देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। अभी खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं, जो मुख्य रूप से भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, इन्हें ही खाद्यान्न फसलें कहा जाता है, या इसे हम लोग अनाज भी कह सकते हैं। यानी कि अधिकांश जो अनाज हैं वे सभी खाद्यान्न फसलों में ही शामिल होते हैं। संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज तथा दालों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि जिसको व्यक्ति दिन प्रतिदिन के आदमी यानी अपने भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाता है, उन्हें ही खाद्यान्न कहा जाता है। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया था, मुख्य रूप से अनाज शामिल होती हैं, और अनाज के अलावा जो दालें हैं वे भी इसमें शामिल हो जाती हैं। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे अनाज की यदि बात की जाए तो दोस्तों गेहूं, चावल, मक्का, इसी प्रकार से आगे रागी, बाजरा, ये सभी हो गए हमारे अनाज। अगर दालों की बात की जाए तो दोस्तों अरहर या जिसे तूर भी कहा जाता है, मूंग, मसूर, उड़द, ये सभी दालें हो गई, चना, ये सभी दालें हो गई। तो ये दालें और ये जो अभी खाद्यान्न अनाज बताए हैं, इन सभी को मिलाकर खाद्यान्न फसलें कहा जाता है। इन्हें खाद्यान्न फसलें इसलिए कहा गया है क्योंकि भारतवर्ष में लगभग यही फसलें ऐसी हैं जो लोगों के द्वारा नियमित रूप से भोजन में प्रयोग में लाई जाती हैं। दोस्तों अगर भारत की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल का नाम लें तो देश में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है चावल। चावल हमारा सबसे बड़ा खाद्यान्न है। दूसरा स्थान आता है गेहूं का। गेहूं हमारा दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न फसल है। दोस्तों अनाज कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर उगाया जाता है। जो अनाज हैं ये हमारे भारत के कुल कृषि भूमि के 54% भाग पर उपजाए जाते हैं। 54% भाग पर अनाज उगाया जाता है। भारत विश्व के 11% अनाज उत्पादन करने के साथ तीसरे स्थान पर आता है। यानी कुल अनाज के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान आता है। और भारत कितना अनाज उपजाता है, भारत पूरे विश्व का 11% अनाज उपजाता है। अब दोस्तों पहले और दूसरे स्थान पर कौन कौन से देश हैं, दोस्तों भारत के अलावा यूएसए और चाइना ऐसे देश हैं जो अनाज उगाने के दृष्टिकोण से भारत से आगे हैं, और भारत किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। आगे दोस्तों हम एक प्रमुख है, जैसे कि मैंने बताया चावल हमारे देश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, सबसे बड़ा अनाज है जिसका उपयोग हमारे देश में सबसे अधिक होता है। जैसे कि बताया गया है भारत में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का इत्यादि प्रमुख रूप से उपजाए जाते हैं। भारत के अधिकतम जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है, चावल। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या नियमित रूप से भोजन के रूप में चावल का प्रयोग करती है। इसकी 3000 से भी अधिक किस्में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। चावल की दोस्तों 3000 से अधिक किस्में हैं जो अलग अलग जलवायु क्षेत्रों, अलग अलग मौसमी दिशाओं, तापमान इत्यादि के आधार पर उगाए जाते हैं। चावल भारत के पूर्वी क्षेत्रों के आर्द्र भागों में उपजाया जाता है अधिक। दोस्तों चावल का जो अधिक उत्पादन है भारत के पूर्वी क्षेत्र के आर्द्र भूभागों पर होता है। दोस्तों हमारे देश में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हमारे देश का सबसे ज्यादा चावल उपजाया जाता है। पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे ज्यादा चावल उपजाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा सिंचाई के संसाधन विकसित होने के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, जो कि
पारंपरिक रूप से शुष्क जलवायु वाले कृषि क्षेत्र हैं, पर यहाँ पर सिंचाई की उन्नत सुविधाएं हैं और इसलिए यहाँ पर भी चावल की खेती अच्छी खासी की जाती है। चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तथा केरल जैसे राज्यों में अधिक है। दोस्तों वे राज्य जहां पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, वहां पर चावल की उन्नत किस्में प्राप्त की जाती हैं। और देश में प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादन की बात की जाए तो पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल तथा केरल ये ऐसे राज्य हैं जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे अग्रणी है। आगे दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी अनाज है या दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न है। तो भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है। भारत विश्व का लगभग 13% गेहूं उत्पादित करता है, यानी विश्व में गेहूं के कुल उत्पादन का 13% अकेले भारत में ही उपजाया जाता है। भारत में गेहूं उत्पादन का 85% भाग उत्तर व मध्य भारत में केंद्रित है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? तो भारत में उत्तर प्रदेश में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है और हमारे 85% से अधिक जो गेहूं है वह उत्तर भारत और मध्य भारतीय क्षेत्रों में यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उगाया जाता है। दोस्तों पंजाब और हरियाणा में गेहूं की अधिकतम उत्पादकता है, यानी कि पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में गेहूं सबसे ज्यादा उपजाया जाता है और यहाँ 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यानी कि जो हमारे पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं यहाँ पर गेहूं की उत्पादकता सबसे अधिक है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है और आप लोग ऐसे ही हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए ताकि हम आपकी लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें और आपको अपडेट रखें। और साथ ही दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक भी कीजिए ताकि हमें इस बात की का पता चल पाए कि आप हमारे वीडियो को कितना पसंद करते हैं। आप इसे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।